हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी की बुक से बीपीएससी एडीओ के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बीपीएससी एडीओ के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने प्रैक्टिस सेट 6 तक के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार विभूति ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुग्रह नारायण सिन्हा को। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति कहा जाता है और ये बेहतरीन वकील, राष्ट्रवादी राजनेता, शिक्षाविद और प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के सहयोगी रहे थे और ये बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री भी थे और इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्राउडिंग इफेक्ट एक ऐसी परिघटना है कि बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्र में सरकार की बढ़ती प्रभावित होने से उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। यानी कि क्राउडिंग इफेक्ट एक ऐसी परिघटना है जो तब उत्पन्न होती है जब बाजार अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र में सरकार की बढ़ती भागीदारी बाजार के बाकी हिस्सों को प्रभावित करती है और यह परिघटना या तो बाजार की पूर्ति पक्ष में या तो मांग पक्ष में उत्पन्न हो सकती है। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ए अथवा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था और इसके सदस्यों में पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सरदार के.एम. पडिक्कर थे, जबकि फजल अली इसके अध्यक्ष थे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एन.वी. रमना ने। भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, यह कथन एन.वी. रमना का है और ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। फिर क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करके किया जाता है, जबकि पुरातत्व जीव विज्ञान में जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल समय चक्र का निर्धारण करने में कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। इसकी सीमा रेखा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है और ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली। फिर क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की और 1883 में कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अन्य अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन आयोजित किया और दूसरी नेशनल इंडियन कॉन्फ्रेंस कोलकाता में 25 दिसंबर 1885 को हुई, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी और इस तरह से इंडियन एसोसिएशन ने 1883 से इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास का पठार। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुनपुन। फतुहा के पास गंगा नदी में पुनपुन नदी मिलती है और यह पलामू झारखंड से निकलने वाली एक मौसमी नदी है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी नदी। बिहार की कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है और अपना मार्ग परिवर्तित करने की इस प्रवृत्ति के कारण कोसी नदी को बिहार के शोक की संज्ञा दी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खुदीराम बोस को। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुई थी और इसे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। इसमें जिलाधिकारी किंग्सफोर्ड की जगह लेडी कैनेडी की मृत्यु हो गई थी और इस अपराध में 17 वर्षीय युवक खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना के कारण कितनी कमी हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 लाख। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1908 में। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बिहार इकाई की शाखा है और इसका मुख्यालय पटना में है और इसका गठन वर्ष 1908 ईस्वी में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी का पूर्ण रूप जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है और यह एक आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है जो उपयोगकर्ता को लंबे चौड़े प्रश्नों का उत्तर खोजने में मदद करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फोटोवोल्टिक सेल। फिर क्वेश्चन नंबर 17, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति अम्ल का। अपच आमतौर पर एसिड रिफ्लक्स के कारण होता है जो एसिड पाचन रस, एंजाइम या भोजन सहित पेट की सामग्री के अन्न प्रणाली में वापस चले जाने से होता है और इसके इलाज के लिए एटेसिडो यानी प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, परागकण की सुपरिभाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परागकण का पराग केशर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। फिर क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ पौधों के नीचे न सोए क्योंकि पेड़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। रात के समय पेड़ के नीचे न सोने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं जिससे दम घुटने का डर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, डैश फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुंकेसर और गर्भकेसर।
पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है और यह पराग कणों में पाया जाता है। और मादा अंग स्त्री केसर या गर्भ केसर कहलाता है और यह बीजांड में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों में उगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लौह रहित माध्यम से। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णरहित कहते हैं और इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का मिश्रण पाया जाता है। कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। फिर क्वेश्चन नंबर 25, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग है और ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि अपघटन के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजर। गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जिप्सम। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है और यह निर्जलित जिप्सम है जो प्राय श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, साबुन उद्योग का उपजात क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लिसरॉल। साबुन उद्योग का उपजात ग्लिसरॉल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हीरा ताप और विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेशित रहित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में की थी और न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रेटिना पर। मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 डिग्री का। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नीला प्रकाश में। फिर क्वेश्चन नंबर 38,
निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विकृति का। विकृति का कोई मात्रक नहीं है। प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन और दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, जबकि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। इस वजह से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, एंगस्ट्रॉम इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तरंग दैर्ध्य की। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, दाब की इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 41, देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्यात के। फिर क्वेश्चन नंबर 42, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन प्रदान करता था और इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई थी और इसके सदस्य प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 43, योजना आयोग है एक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, असंवैधानिक निकाय। योजना आयोग का निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल की संस्तुति पर 1950 ईस्वी में हुआ था और यह एक गैर संवैधानिक निकाय था जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और 1 जनवरी 2015 से इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1966 से 1969 तक। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में 1966 से 1969 तक के समय को योजना अवकाश कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। आईआरडीपी यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ हुआ था, जिसका प्रमुख उद्देश्य गरीबी निवारण और ग्रामीण विकास था और यह प्रोग्राम 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 46, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक असमानताएं। फिर क्वेश्चन नंबर 47, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि में। कृषि क्षेत्र में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृषि में जितने व्यक्ति लगे हैं उनमें से कुछ लोगों को अलग कर दिया जाए तो भी उत्पादकता में कोई कमी नहीं होगी, यानी उनकी जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य होती है। और इसके अलावा कृषि भारत में मानसून पर निर्भर है, इसी वजह से कृषि में मौसमी बेरोजगारी का दर भी उच्च है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। बलवंत राय मेहता कमेटी की संस्तुति के आधार पर सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की आधारशिला रखी गई थी और इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नाम दिया गया और 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना था। फिर क्वेश्चन नंबर 49, पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता ने। स्वतंत्रता पश्चात भारत में पंचायती राज की विचारधारा के औपचारिक प्रतिपादन का श्रेय बलवंत राय मेहता को जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता ने। भारत में सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने वर्ष 1957 ईस्वी में की थी और उनकी सिफारिशों के आधार पर ही
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया था और पंचायती राज्य समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता ही थे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप बीपीएससी एडीओ की इसी तरह और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।